रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, लगभग एक हफ़्ता हो गया और भारत में पहलगाम इंसिडेंट के बाद भारत ने अब तक कोई सबूत फराहम नहीं किए। मैं अब चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा और ये सवालात मैंने एक हफ़्ते के बाद जानबूझकर उठाए ताकि इस बीच में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कलेक्ट की जा सके। यहाँ वो तमाम सवालात हैं जो अब तक भारत से पूछे गए हैं और भारत के पास उनका जवाब नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें मैं इस वीलॉग में हाईलाइट करूँगा जिससे पता चलेगा कि इस इंसिडेंट के पीछे कौन था और ये जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है इसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि ये हाई सिक्योरिटी एरिया है पहलगाम का इलाका, क्योंकि ये मकबूजा कश्मीर में है और मकबूजा कश्मीर में ये वाहिद मकबूजा इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ौज मौजूद है। भारत की लगभग 1 मिलियन के करीब फ़ौज यहाँ पे है और दुनिया के किसी और खित्ते में किसी और जगह पे इतनी बड़ी तादाद में फ़ौजी मौजूद नहीं है। तो ये हाई सिक्योरिटी एरिया है, यहाँ पे दहशतगर्दी का वाकया हो जाना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है भारत की सिक्योरिटी के ऊपर। नंबर 2, इंटेलिजेंस की मुकम्मल नाकामी है। अगर मकबूजा कश्मीर में 200-300 किलोमीटर अंदर जाके अनंतनाग के इलाके में एक दहशतगर्दी का ऐसा वाकया होता है और भारत बाद में अपने आप को बरीजुमा करता है पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाकर, तो सबसे पहले भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनके बड़े दावे हैं और जिनके बड़े झंडे अपनी तरफ से उनके गड़े हुए हैं, तो उनको अपनी इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ़ करना चाहिए और बताना चाहिए कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। नंबर 3, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 10 मिनट के अंदर FIR कट जाना, ये सवाल पाकिस्तान ने भी उठाया, आलमी मीडिया ने भी उठाया और भारत के अंदर भी बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर FIR तो कट गई, दहशतगर्द आपसे गिरफ्तार नहीं हुए। कुछ इतलात ये आ रही हैं कि फलां इलाका है, वहाँ पर दहशतगर्द हो सकते हैं और अभी ऑपरेशन हो रहे हैं। दहशतगर्दों के बारे में कुछ बड़ी अजीबोगरीब किस्म की मालूमात भारत ने दी है, वो भी मैं यहां पे अभी उठाऊंगा आपके सामने। ये जो CCTV कैमरे वाला मामला है ये भी होने चाहिए था ना वहां पे। देखें, हाई सिक्योरिटी एरिया है, भारत का बहुत बड़ा बजट है, भारत ने बहुत सारी एरियाज में CCTV फुटेजेस जो है उसके लिए कैमराज इंस्टॉल किए हुए हैं। अब ये सयाहों का एक मेन इलाका था, इसके आसपास कोई CCTV फुटेजेस का बंदोबस्त नहीं था। हालांकि वहां पे जिप लाइन लगी हुई है, बहुत सारी सहूलतें हैं, लेकिन आने और जाने वाले लोगों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये बहुत अजीब बात है। फिर सिक्योरिटी एहलकार वहां पे क्यों नहीं थे? कुछ लोगों ने यह भी बताया कि माजी में ये जो एरिया है जहां पे सयाह इकट्ठे थे, पहलगाम का इलाका, ये जो सैरगाह है, यहां पे माजी में सिक्योरिटी मौजूद रहती थी, लेकिन उस दिन यहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले थी और उस दिन नहीं थी। यहां सिक्योरिटी अक्सर मौजूद रहती थी, लेकिन उस दिन खास तौर पर वहां पर सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। एक और चीज है कि हमले के फौरन बाद यह कैसे मुमकिन हुआ कि भारत ने नाम जारी कर दिए और तस्वीरें और खाके जारी कर दिए उन दहशतगर्दों के मुबैना तौर पे जिन्होंने ये हमला किया है। यानी इसमें मैं आपको भी नाम बता देता हूं। भारत ने पहले 3 नाम दिए थे। पहला नाम था हाशिम मूसा उर्फ सलेमान, दूसरा नाम था अली भाई उर्फ तलहा भाई, और ये दोनों के बारे में भारत ये क्लेम करता है कि ये दोनों पाकिस्तानी शहरी हैं। जबकि जो तीसरा था वो आदिल हुसैन ठोकर, इसका ताल्लुक बताया जाता है अनंतनाग से और ये कहा जाता है कि यहां का रहने वाला है। और साथ भारत ने इल्ज़ाम लगाया कि इन लोगों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है और साथ ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करता है इन लोगों को। अब इनकी तस्वीरें भी जारी कर दी और इनके नाम भी जारी कर दिए फौरी तौर पर वाकया होने के बाद। तो ये इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो गया? बंदे तो पकड़े नहीं गए अभी तक। फिर 20 लाख रुपए इतला देने पर उन्होंने इनाम का ऐलान भी कर दिया भारत ने। अच्छा, हुआ यह कि जब ये इंसिडेंट हुआ और फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज हुआ तो ASP गुलाम हुसैन साहब इसकी तहकीकात कर रहे थे वहां पे। उन्होंने इसकी इब्तदाई तहकीकात का आगाज किया, लेकिन अगले दिन वहां पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहुंच गई, जो इनका एक फेडरल इदारा है भारत का। ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हुकाम वहां पे पहुंचे और अपने साथ फॉरेंसिक के कुछ माहिरीन भी लेकर आए। अब 22 को इंसिडेंट होता है और 24 तारीख को जो तहकीकात हैं वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास चली गई। यानी एक दिन के बाद जब वो पहुंचे तो तहकीकात ही उनके पास चली गई। जो मकामी तफ्तीशी था उससे तहकीकात वापस ले ली गई, ASP गुलाम हुसैन, और अब वो तहकीकात नहीं करेगा। अच्छा, जब फर्दर तहकीकात का इन्होंने दायरा बढ़ाया तो इन्होंने एक बंदे का नाम मजीद शामिल किया और ये जो चौथा नाम इन्होंने शामिल किया इसके बारे में कहते हैं फारूक अहमद उर्फ फारूक टेड़वा। अच्छा, मैं क्योंकि पाकिस्तान में हम रहते हैं तो पाकिस्तान में इस तरह के उल्टे नाम नहीं रखे जाते। ये टेड़वा कोई नाम नहीं होता, डींगा नाम हो सकता है, टेढ़वा नाम नहीं होता। बहरहाल वो रख लेते हैं
और जैसे कि अजमल के साथ कसाब लगाया गया था, तो पाकिस्तान में कसाब का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, कसाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल इन्होंने कहा जी चौथा नाम भी जो इस्तेमाल किया गया वो फारूक अहमद और फारूक टेढ़वा, और उसके बारे में वो कहते हैं कि जी वो बॉर्डर के उस तरफ मौजूद था या आज़ाद कश्मीर में मौजूद था और वहां से हमले की निगरानी कर रहा था। आदिल हुसैन और फारूक अहमद, इनके मकानात भी तबाह कर दिए गए हैं अनंतनाग में। अब ये मैं आपको पहले भी बता रहा था कि भारत जो है वो वहां पे मकानों को तबाह कर रहा है बारूदी मवाद लगाकर, और अब ये बताया जा रहा है कि इन लोगों के मकानात तबाह किए गए हैं। कुछ और इंफॉर्मेशन इसमें आई है। रॉ के एक साबिक सरबराह हैं अमरजीत सिंह दुल्लत, इन्होंने भी जिम्मेदारी जो है वो भारत की मोदी सरकार के ऊपर डाली है। इन्होंने कहा जी वो रिस्पॉन्सिबल है इस सारी सूरत हाल के लिए, और जंग के जो खदशात है उनके बारे में ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि कोई जंग नहीं लगने वाली इंडिया और पाकिस्तान की, ना इंडिया इतना पागल है कि पाकिस्तान के साथ कोई जंग करेगा। हाँ, विन विन सिचुएशन हो सकती है अगर दोनों तरफ के लोग मिलजुल जाएं, तो पाकिस्तानी भी जरा जज्बाती हो जाएंगे, जरा नारे शारे लगा देंगे, और जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो थोड़ी सी रेलिवेंट हो जाएगी, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पब्लिक की थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी फॉर द टाइम बीइंग, और इसी तरह जो है वो दूसरी जानिब इंडिया जो है वहां पे इलेक्शन का माहौल बन जाएगा, जरा उनका भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। अच्छा जी, एक तंजीम है, कश्मीरी तंजीम है TRF, इन्होंने कुछ दावे किए हैं और कुछ खुफिया दस्तावेजात जो हैं वो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रा के हवाले से इन्होंने मंजर आम पे लाए हैं और उन्होंने शेयर किए हैं सोशल मीडिया पे। अब ये जो तंजीम है TRF, इसके ऊपर पहले इल्जाम लगाया गया था, इन्होंने डिनाई किया। अच्छा, एक बड़ी बात और है, वो ये है कि अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। नॉर्मली ये होता है कि जब भी कोई दहशतगर्दी का अटैक होता है और दहशतगर्द कामयाब होते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो तंजीम जिन्होंने हमला करवाया होता है वो अपने नाम के लिए और अपने मकसद के लिए वो बताते हैं कि हमने ये हमला किया था और हमारा मकसद ये था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की, तो अभी तक सारी चीजें अननोन है। अब ये जो TRF है इसने कुछ दावे किए हैं। उन्होंने कहा जी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रा मुलविस है इस सारे खेल में। अब उन्होंने बताया क्या, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा जी अनंतनाग में कार्रवाई का जिक्र है इस दस्तावेजी सबूत के अंदर। फिर उन्होंने कहा जी कि इसमें यह भी शामिल है, लिखा हुआ है कि मीडिया को पहले से मुतहर्रिक रखा जाएगा, फिर सयाहों की आमदरफ्त के हवाले से या उनकी आमदरफ्त के बहाने फील्ड ऑपरेटर्स लगाए जाएंगे जो पहले से जाके वो सारा ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे, और फिर हमले के बाद जो गवाहों के बयानात हैं वो कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे, कैसे उनको लेना है, फिर धुंधली वीडियोस की मदद से वाकई की तस्वीर दोबारा कैसे बनाई जाएंगी, सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, पाकिस्तान पे किस तरीके से फौरन इल्जाम लगाया जाएगा, और ऑपरेशन के लिए खास तौर पे इस जो दस्तावेज है जो मुबैना तौर पे डाली गई है कि ये रॉ की चोरी शुदा दस्तावेज है या वहां से लीक हुई है, तो इसके बारे में ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन के लिए अमेरिकी नायब सदर की आमद का वक्त चुना जाएगा। यानी जब अमेरिकी नायब सदर मौजूद होगा भारत में, वो दौरे के ऊपर आएगा, उस वक्त जानबूझकर यह अटैक करवाया जाएगा ताकि अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर पड़े और पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका इंडिया के साथ पूरी ताकत से खड़ा हो जाए। अब जनाब ये दावा किया गया TRF की जानिब से कि ये एक मुकम्मल तौर पे इट्स अ कंप्लीट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये दावा किया गया। देखें, पाकिस्तान तो चाहे पाकिस्तान की हुकूमत है चाहे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वो दिन रात अमेरिका को मनाने की कोशिश कर रही है। यानी वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अमेरिकी हुक्मरान हमसे राजी हो जाए। तो उस वक्त जब अमेरिकी नायब सदर मौजूद होगा इंडिया में, तो पाकिस्तान वहां कोई अटैक करवाएगा? ये तो कोई पागल ही सोच सकता है ऐसा। दिन रात बेचारे कोशिश करते हैं, कभी मोहसिन नकवी को भेजते हैं, कभी किसी और को भेजते हैं, कभी उन्हें बुलाते हैं, कभी को मुलाकातें करते हैं, कभी सऊदी अरब को कहते हैं, कभी किसी को कहते हैं। तो पाकिस्तान अमेरिका को मनाने के लिए बहुत कोशिशें कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद से लेकर अब तक, क्योंकि उन्हें खतरा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी दिन कहेगा कि जनाब जो ज्यादती आपने अमेरिका के साथ मिलकर की है या अमेरिका को इन्वॉल्व करके की है, हम उसका हिस्सा नहीं रहना चाहते, तो पाकिस्तान में आप अब रूल ऑफ लॉ लेकर आए। तो इस बात से ये डरते हैं और वो ज्यादा कुछ नहीं करेगा, पाकिस्तान पे अटैक थोड़ी करेगा। वो सिर्फ ये बाजू पर उड़ते हैं, वो पैसा वैसा बंद करके वो IMF को कह देते हैं कि जो पैसा आप इनको अंधाधुंध दे रहे हैं जरा उसके ऊपर थोड़ा सा आप कस दें। वो कस देते हैं तो सारा कुछ ये कसा जाता है, सारी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। तो अब पाकिस्तान जो ये चाहता है कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हों पाकिस्तान के, वो कोई पागल मुल्क ही होगा या बेवकूफ होगा जो उस वक्त इंडिया के अंदर अटैक करवाएगा जिस वक्त अमेरिकी नायब सदर इंडिया में मौजूद हो। ये तो कोई बेवकूफ कर सकता है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान को पहले ही पता है कि इंडिया में कुछ भी होगा, चाहे वो करे या कोई भी करे, उसका इल्जाम डायरेक्टली पाकिस्तान पे ही लगेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी से राब्ता किया राजनाथ ने, और इसमें अमेरिका ने कहा है कि वो भारत के साथ खड़ा है। लेकिन हकीकी खबर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, यहां मेरे पास खबर मौजूद है। अमेरिकी जो
वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने राब्ता किया है और राब्ता उनका हुआ है शहबाज शरीफ से और साथ उनका राब्ता हुआ है वहां पे इंडिया वाली साइड पे जयशंकर से। यानी पाकिस्तान में वो बात करते हैं तो वजीर आजम से करते हैं, इंडिया में बात करते हैं तो जयशंकर से बात करते हैं, यानी वहां वजीर खारजा से अपने हम मनसब से, और जब पाकिस्तान में बात करते हैं तो हम मनसब से नहीं वजीर आजम से करते हैं। छोटा मुल्क है ना पाकिस्तान, थोड़ा पाकिस्तान को वो फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं, तो ये मामला तो है, हमें ये बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। वैसे भी हमने अपनी इज्जत को खुद गंवाया है, जो कटोरा लेके हम फिरते हैं पूरी दुनिया में, जो भीख हम मांगते हैं, अपनी पॉलिसीज की वजह से अपनी मईशत तबाह की, बेड़ा गर्क कर लिया, बार बार मुल्क में मार्शल लॉ लगाए, बार बार जमहूरियत का पहिया उल्टा घुमाया, यहाँ पे 2 नंबर लोगों को सियासतदान बनाकर लाकर लगाया गया ताकि वो एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत कर सकें, बूट पॉलिश कर सकें, और उन नकम्मे और नायल लोगों ने इतने सारे वसाइल के बावजूद 25 करोड़ के लोगों को, मुल्क इतना जबरदस्त मुल्क है, 60% यहाँ पे जवान है, इस मुल्क को जो है पूरी दुनिया को उन्होंने मकरूज कर दिया। तो फिर आपकी बात कैसे वैसे हो सकती है जैसे इंडिया की बात है। इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन यह बात है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि दोनों ममालिक अमन व अमान के साथ अपने मामला हल कर लें और किसी जंग की तरफ ना जाएं। मैं पहले भी आपको कई मरतबा कह चुका हूं कि बहुत सारे लोग आपको जंग का मंजन बेचेंगे, लेकिन एज सच कोई जंग लगने वाली नहीं है, ना कोई जंग वाला माहौल पड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में एक रोला पड़ा हुआ है, वो ये पड़ा हुआ है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो इकट्ठे होने का वक्त है, ये तो आपस में मिलने का वक्त है, इस वक्त हुकूमती जुल्म और जबर के खिलाफ आप शिकवा ना करें, हुकूमत के खिलाफ कोई बात ना करें, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात ना करें। क्यों ना करें भाई? अगर आप मशवरा दे रहे हैं हमें कि हम जुल्म जबर और फस्तायत के खिलाफ बोलना बंद कर दें, तो जो लोग जुल्म जबर और फस्तायत कर रहे हैं उन्हें मशवरा दें कि वो जुल्म करना बंद कर दें। देखिए, आसान तरीका तो यह है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट या इदारे या हुकूमत लोगों को मारना बंद कर दे, जबरी तौर पे लापता करना बंद कर दे, गैर कानूनी गिरफ्तारियां बंद कर दे, लोगों पे तशद्दुद बंद कर दे, लोगों के अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं, मुखालिफिन की आवाजों को कुचला जा रहा है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है नहीं, आजादी इज़हार राय है नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में यानी आप कहते ये हैं कि हम आपको मारेंगे लेकिन आपने बोलना नहीं है, यानी हम आपको मारेंगे तो आपने चलाना नहीं है क्योंकि बॉर्डर के ऊपर तनाव है। यह बड़ी अजीब बात है कि क्योंकि बॉर्डर पे तनाव है इसलिए आप जुल्म बर्दाश्त कर लीजिए। भाई, ये भी तो हो सकता है कि बॉर्डर पे तनाव है तो आप जरा जुल्म रोक लीजिए। और इसके ऊपर फतवे लगाए जाते हैं गद्दारियों के, फतवे लगाए जाते हैं बगावतों के, तो गद्दारियों और बगावतों के तो मुकदमे अदालतों में बहुत भुगते हैं हमने जनाब, इतने मुकदमे भुगते हैं और सारों के सारे में बाइज्जत बरी हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से। जजेस पे बहुत दबाव होने के बावजूद जुडिशरी ने हमें वहां पे इंसाफ दिया है। तो अब गिला करना चाहिए उन लोगों से जो लोग जुल्म कर रहे हैं ताकि वो लोग जुल्म रोकें। एक बहरूपिये ने नाजरीन ये सवाल उठाया, बल्कि हुआ ये कि पाकिस्तान में ना एक प्रोपेगेंडा चल पड़ा और ये ट्रेंड चल पड़ा कि जी मेरा चैनल ब्लॉक हो गया इंडिया में और जी मेरा भी चैनल बंद हो गया इंडिया में। एक और उठा बहरूपिया, मेरा भी बंद हो गया। एक टाउट उठा, उसने कहा जी मेरा भी बंद हो गया और जी फलाना चैनल भी बंद हो गया, फलाना। मैंने आज चेक करवाए सारे ही चैनल इंडिया में खुले हुए हैं, इन सबके चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं। और एक और टाउट उठता है बहरूपिया, वो उठ के कहता है जनाब इमरान रियाज का, साबिर शाकिर का, सदीक जान का और बाकी लोगों के चैनल, एक रिटायर्ड फौजी है, इन सबके चैनल क्यों नहीं बंद हुए इंडिया में? तो भाई उनका, सियासतदानों का और फौजियों का तो उनसे पूछो। मैं आपको बता देता हूं सहाफियों का, सदीक जान का चैनल भी इंडिया में बंद है, ब्लॉक है, अभी खोल के देख लें। मैं ये इंडियन वीपीएन लगाऊंगा अपने मोबाइल पे, जैसे ही इंडियन वीपीएन लगेगा और उसके बाद मैं जाऊंगा तो मेरा चैनल भी नहीं खुल रहा, वहां पे नहीं चल रहा। मैंने खुद चेक भी करवाया, ना मेरा चैनल चल रहा है, उन्होंने ब्लॉक किया इंडिया ने। साबिर शाकिर भाई का चैनल जो है वो भी ब्लॉक किया इंडिया ने, और जो सदीक जान साहब है उनका चैनल भी ब्लॉक किया इंडिया ने, और बहुत सारे लोगों का। हमारे चैनल पाकिस्तान में भी बंद किए हैं, यानी वहां पे चैनल्स के ऊपर फायरवॉल लगाते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाइयां डालते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर लेकर आते हैं, नई नई फायरवॉल लेकर आते हैं। तो चैनल्स को रोकने की पाकिस्तान में भी कोशिश करते हैं, लगातार ये सारा कुछ करते रहते हैं। लेकिन लोग वीपीएन लगाते हैं, लोग बड़े समझदार हैं, लोग इस्तेमाल फिर भी कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ जो है, एक तो हमारे चैनल पाकिस्तान के अंदर देर-ए-ताब है, इंडिया ने भी बंद कर दिए। वजह यह है कि कोई भी सच सुनना नहीं चाहता, कोई भी सच का सामना करना नहीं चाहता। तो ये जो बहरूपिया ने कहा था कि हमारे चैनल क्यों नहीं बंद होते थे, हुनर आम है, हमारे चैनल बंद है जनाब, हम शोर नहीं मचाते। सिद्दीक जान का चैनल काफी देर से बंद है, साबिर शाकिर भाई का चैनल भी बंद है, मेरा चैनल भी बंद है। हमें आदत नहीं है रोला डालने की, आप लोग की तरह चीखने और चिल्लाने की और झूठ बोलने की। आपकी वीडियोस इंडिया में चल रही हैं, वो जो बहरूपिया जो कह रहा था ना ये बात, उस बहरूपिया की अपनी वीडियोस इंडिया में चल रही है। तो नाज़रीन, बहुत सारे चैनल जो हैं वो इंडिया में पाकिस्तान के चल रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को पाकिस्तान में गद्दार कहा जाता है, इंडिया में उन लोगों के चैनल्स नहीं चल रहे। तो खातिर जमा रखें, हमारा सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारी दुश्मन नहीं बनी हुई, बल्कि इंडिया की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमें कोई पसंद नहीं करती, क्योंकि कोई भी सच सुनना नहीं चाहता।
नाज़रीन, अता तारड़ ने एक स्टेटमेंट दिया और इनको अंदाजा ही नहीं है कि एक कितनी अहम सीट पे लाके आपको बैठाया गया है, यानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की सीट पे बैठाया है, कोई मजाक थोड़ी है। आपके एक गलत जुमले का असर क्या हो सकता है इनको आइडिया भी नहीं है। इन्होंने मुंह उठा के आके कह दिया जी 24 से 36 घंटे में इंटेलिजेंस की मुसद्दका इतला है कि इंडिया अटैक करने वाला है। सारे दुनिया के मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया। मैंने भी आपको बताया कि ये इन्होंने कह दिया है, या आज रात हमला हो जाएगा या कल रात हमला हो जाएगा। 24 से 36 घंटे का तो यही मतलब है। तो वो तो 48 घंटे से भी ऊपर गुजर गए, बल्कि अब तो जो है वो उससे ज्यादा टाइम 50 घंटे से भी ऊपर हो गए हैं, लेकिन वो हमला नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि हमला नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका भट्ठा बैठ गया। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की एक बोंगी की वजह से या उनके एक स्टेटमेंट की वजह से उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को वाड़ के रख दिया और ऐसी की तैसी फेर दी, तबाही फेर दी। ये नाजरीन इनकी टोटल अकल है, इनका टोटल फहम है। ये इमरान खान से इतना घबराए हुए हैं कि इन्हें कोई और चीज, कोई और बात समझ नहीं आ रही। इसको भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रहे हैं कि शायद अवाम में हमारी कोई जगह बन जाए, इसी बहाने बन जाए, कोई जंग के बहाने ही बन जाए। और जंग बड़ी खौफनाक चीज होती है, ना जंग इंडिया ने लड़नी है ना आपने लड़नी है। ये मैक्सिमम भी होगा तो ये होगा कि इंडिया एक अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए, वहां जाके रौला डाल देंगे, ऐसी ये कर देता, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, रोला डाल देंगे। इसी तरह ये कोई जवाबी कार्रवाई कर देंगे और ये पाकिस्तान में रोला डाल देंगे कि जनाब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। तो वो भी रोला डाल देंगे, ये भी रोला डाल देंगे। ये अपनी आवाम को खुश करने की कोशिश करेंगे, वो अपनी आवाम में ये सौदा बेचने की कोशिश करेंगे। एक ऑडियो भी है ये नाजरीन, और उस ऑडियो से साबित किया जा रहा है कि जो भारत है वो फितनतुल खवारिज का सरप्रस्त है या उसके पीछे भारत है। अब जनाब इस ऑडियो क्लिप ने कम से कम एक काम तो किया कि इस सिनेरियो से पहले ये जो फितनतुल खवारिज है या दहशतगर्द हैं, ये इमरान खान के खाते डाले जाते थे। इस सारी सिचुएशन में एक फायदा हो गया कि अब ये सारी चीजें उठाकर इमरान खान के खाते से हटाकर डाल दी गई हैं इंडिया के खाते में। DGISI को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तैनात कर दिया गया। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक पॉलिटिकल सीट है और ये वजीर आजम के एडवाइजर के तौर पे काम करता है। इसका ओहदा जो है वो वफाकी वजीर के बराबर होता है और ये काबीना का हिस्सा होता है। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि एक बावर्दी यूनिफॉर्म ऑफिसर जमहूरी दौर में जो है वो काबीना का हिस्सा बन जाए। तो पाकिस्तान के DGISI अब पाकिस्तान की काबीना का हिस्सा भी है, यानी नाउ ही इज गवर्नमेंट। वो एक सरकारी मुलाजिम है लेकिन साथ साथ वो अब गवर्नमेंट का हिस्सा है और वो वफाकी वजीर के ओहदे के बराबर एक ओहदा उन्हें मिल गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का। ये वैसे नई चीज चली है पाकिस्तान में कि रिटायर होने से पहले ही जो फौजी अफसरान हैं वो अपनी अगली नौकरी पक्की कर देते हैं। यहां ये अब चल पड़ा है पाकिस्तान में ट्रेंड। इससे पहले भी मैंने ये होते हुए बार बार देखा है। जो जनरल आसिम थे उन्होंने भी, उनके साथ भी यही हुआ था, और जो DGISPR थे पुराने वाले उनके साथ भी यही हुआ था। उनको CPAC पे लगा गया था इमरान खान साहब के दौर में। उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने किया था। एक जनरल साहब है उनको उठा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगा दिया था, कोर कमांडर बलोचिस्तान, वो रिटायर हुए थे। तो ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन रिटायरमेंट के फौरन बाद ये लग जाता था। लेकिन अब अजीब बात है कि रिटायरमेंट से पहले ही वो DGISI भी रहेंगे और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहेंगे। एक तरह से ठीक है कि डायरेक्ट वो जो करना चाहते हैं वो करेंगे, डायरेक्टली जो वो बताना चाहते हैं वजीर आजम को, कैबिनेट को, वो बताएंगे। एक कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये आईनी नुक्ता नज़र से और कानूनी नुक्ता नज़र से कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सिविलियंस को मौका मिलना चाहिए, और अगर ये नौकरी करनी है तो फिर एक नौकरी छोड़नी चाहिए। दो जगह पे एक साथ काम करना। परवेज मुशर्रफ साहब डिक्टेटर थे, वो सदर भी थे पाकिस्तान के और साथ में वो आर्मी चीफ भी थे। तो ये चीज़ें मुनासिब नहीं होती, इनसे अच्छी एग्जाम्पल्स सेट नहीं होती, और ये कोई जमहूरियत के लिए या सिस्टम के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। नाज़रीन, इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड का केस जो है उसमें अपील लगी हुई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बताया गया कि अगले साल तक बारी नहीं आ सकती इमरान खान साहब की, क्योंकि केस बहुत सारे और भी पेंडिंग है। अंदाजा करें आप, ये वो अदालतें हैं जो इमरान खान साहब के केसेस जब सजा देनी हो तो आधी आधी रात तक अडयाला जेल के अंदर सुनते रहे, रोजाना की बुनियाद पर सुनते रहे। जब सजा देनी हो जब सजा देनी हो तो हर दिन इमरान खान को बुलाया जाता था कि लेकर, और इसी अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को गैर कानूनी तौर पे जब गिरफ्तार किया गया तो उसके रद्द-ए-अमल में 9 मई हमने देखा सबने। तो ये जनाब नवाज शरीफ साहब के केसेस उनकी मर्जी से लगते रहे हैं, हत्ता कि जब वो वापस आए तो अदालत एयरपोर्ट चली गई नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट करने के लिए। इसमें सलमान अकरम राजा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और मेरे ख्याल में उस स्टेटमेंट के बाद कोई और गुंजाइश नहीं है, उन्होंने बात ही खत्म कर दी है उस स्टेटमेंट में। राजा साहब कहते हैं कि इनको अंदाजा हो गया था कि जुडिशियल सिस्टम पर मुकम्मल कब्जा किए बगैर इमरान खान को मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता, इसलिए जुडिशियल सिस्टम पर मुकम्मल कंट्रोल किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जुडिशियल सिस्टम और इलेक्टोरल सिस्टम मुकम्मल तबाह हो गया है।
ये जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने कहा और बात यही है, एग्जैक्टली यही बात है। फजल रहमान साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। मैं नेक्स्ट वीलॉग में चीज़ें आपको बताऊंगा कुछ और। तो अब तक के लिए इतने, अपना